शाकेषु निंदितम, सरसों का साग शाकों में सबसे निंदित है, नहीं खाना चाहिए। जो डायरेक्ट वही खाते रहते और ज्यादा खाते रहते, देखो उनके बाल सफेद हो जाते, जल्दी सांस की दिक्कत रहने लग जाती है, पाचन कमजोर हो जाता है। क्या इम्पोर्टेंस है आयुर्वेद का? शरीर में 5 तत्व हैं, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। अब अग्नि तत्व ज्यादा है तो गुस्सैल होगा। अग्नि तत्व बाहर किधर ज्यादा है? मिर्ची में, मुझे अवॉइड करना है। मोटा व्यक्ति जो हो जाता है बहुत, पृथ्वी तत्व ज्यादा है तो मैं बाहर से स्थूल चीजें ना खाऊं, जैसे गेहूं, चावल। गुरुजी, आयुर्वेद के बारे में आपकी बहुत ज़्यादा नॉलेज है एंड ये हमारा एक एंशिएंट साइंस है, लेकिन कहीं न कहीं हम इसको भूल गए हैं। हम वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी, साइंस में इतना ज़्यादा घुल-मिल गए हैं। आयुर्वेद के बारे में सुनते भी हैं तो वो भी इंस्टाग्राम की रील्स पे इंटरप्रिटेशन होता है छोटी-छोटी बातों के बारे में। वेरी सिंपली जब हमने बात चालू की थी तो हम आयुर्वेद को आयुर्वेदा बोलते हैं। लास्ट पॉडकास्ट में मैंने आयुर्वेदा बोला था, तो हम नाम तक शायद उसका गलत लेने लग गए हैं। क्या इम्पोर्टेंस है आयुर्वेद का और क्या इसकी टीचिंग्स हैं जो हमें अपनी लाइफ में अडॉप्ट करनी चाहिए? एक आज के ज़माने में आप ज़्यादातर देखते हैं आसपास गैजेट्स हैं और ये कोई ना कोई कंपनी बनाती है इसको, तो उसके साथ एक वारंटी गारंटी देती है कि 3 साल की इसकी वारंटी है और इस चीज़ की गारंटी है। क्योंकि उन्होंने उस लेवल पे उसको टेस्ट किया है और उसके बाद एश्योर करके एक उन्होंने आपको डिक्लेरेशन दिया है, उसका कुछ चार्ज लिया है, सब्सक्रिप्शन लिया है, साथ में वो चीज़ बेची है, प्लस उसका एक मैनुअल है यूज़ करने का। सेम वे ऐसे ही हमारा शरीर है। हम दुनिया में आए हैं या कोई भी यहाँ की जो चीज़ें हैं, पांचभौतिक हैं, 5 एलिमेंट से बनी हुई हैं, तो इनके कुछ डूज़, डोंट्स, प्रोस, कॉन्स सब कुछ है। तो जैसे ही आप दुनिया में आए, उसके साथ एक नेचर का लॉ एप्लीकेबल हो जाता है कि आपको गर्मी भी लगेगी, सर्दी भी लगेगी, बॉडी इतने टेम्परेचर पे ऐसा करेगी। ये सारा रूल आप पे एप्लीकेबल होगा ना, क्योंकि आप धरती पर आए हैं और आप पांचभौतिक हैं। तो इनको यदि ठीक तरह से ऑपरेट करेंगे, तो ही आप मानेंगे कि आप प्रसन्न रह सकते हैं। नहीं तो प्रसन्नता अधूरी है। प्रसन्नता के लिए हर व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, बस खुशी मिले। कोई लोग भाग रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, वहाँ वाले इधर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि खुशी चाहते हैं वो। तो वो खुशी इसी में ही काफ़ी हद तक आ जाती है कि अगर आप अपने मन से, शरीर से स्वस्थ हैं, प्रसन्न, तभी होंगे आप। तो इस मैनुअल को समझना चाहिए। मैनुअल है ये जीवन जीने की कला, आयुर्वेद, योग। योग भी और आयुर्वेद भी, ये इसको आप अलग-अलग देख सकते हैं, लेकिन अलग-अलग है नहीं। सब हमारे ऋषियों का ही ज्ञान है। तो ये ऋषियों ने ही इवॉल्व करा कि अगर मनुष्य को एक स्तर से ऊपर उठाना है, जानवर की तरह नहीं कि कुछ भी खा लिया, फिर कुछ भी कहीं भी निकाल दिया, फिर किसी-किसी जानवर को आप देखते हैं खा लेता है, हड्डी अटक जाती है, फिर वो बाद में उल्टी करने की कोशिश करता है, उसको नहीं समझ में आता है ना, वो मतलब उसको एक्सपीरियंस करके सीखता है कि मुझे इससे प्रॉब्लम होती है। कोई चीज़ ऐसी खा लेता है कई बार, उसको प्रॉब्लम, फिर उसको समझ में आता है उस जानवर को कि मुझे ये नहीं खाना। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है, मनुष्य के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और इतनी चीज़ें अगर आप गलत कर के ट्राई करके सीखेंगे कि मुझे ये खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, उसके लिए आप बहुत सारा समय भी गँवा देंगे और नुकसान ज़्यादा हो सकता है आपको। कोई व्यक्ति कहे कि मैं साबुन खा के देखूँ ज़रा क्या होता है? तो फिर वो अगर इस जिद पर आ जाए तो नुकसान बड़ा होगा कि नहीं होगा? उसको एडमिट भी होना पड़ सकता है। तो इसलिए पहले से ही मैनुअल दिया गया है, जीवन जीने की कला है, ऐसे करो, ऐसे ना करो। वही आयुर्वेद है, कोई अलग नहीं है। और कई लोग कहते हैं कि हम युवा हैं, हमारी अभी उम्र नहीं है ये सब फ़ॉलो करने की। मैं कहता हूँ ना फ़ॉलो करो। आपको कोई नुस्खे घोट करके थोड़ी खाने हैं। सिर्फ़ इतना जान लो, क्या खाना है मुझे, मेरे शरीर में 5 तत्व हैं, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। कौन-सा ज़्यादा है, जिसको मैंने अब आगे बाहर से नहीं लेना? कौन-सा मेरे में कमी है? अब अग्नि तत्व ज़्यादा है तो गुस्सैल होगा। अग्नि तत्व बाहर किधर ज़्यादा है? मिर्ची में, मुझे अवॉइड करना है। अगर अंदर मेरे जल तत्व ज़्यादा है, मैं हर वक़्त मतलब ऑयली रहता हूँ। मोटा व्यक्ति जो हो जाता है बहुत स्थूल, वो भी उसके अंदर पृथ्वी तत्व ज़्यादा है। तो इन दोनों की अगर अधिकता है तो मैं बाहर से स्थूल चीज़ें ना खाऊँ, हेवी चीज़ें ना खाऊँ। सॉलिड हेवी चीज़ें क्या होती हैं? ये जो आटा, मोटा जैसे गेहूँ, चावल, पतला खाऊँ मिलेट्स जिसमें छोटा-सा ही बाहर फाइबर तो होता है, लेकिन अंदर जो एक
छोटा-सा स्टार्च का जो एक अंदर वो पार्ट होता है, वो बहुत छोटा होता है। तो उसमें काफ़ी फुलावट कम आएगी शरीर में, पृथ्वी तत्व कम है। छोटा-छोटा अनाज खाऊँ, छोटी-छोटी चीज़ें। तो वो चीज़ पहले बाहर मेरे अंदर ज़्यादा है, मैं बाहर से कम लूँ। इसी चीज़ को ही और दिन में कब खाना, कब नहीं खाना, सूर्य अगर है, तो उसको पचा लेगा, तो मैं भारी से भारी भी खा लूँ। रात को सूर्य नहीं है, तो मैं भारी चीज़ से थोड़ा परहेज़ करूँ। इसी को ही बोलते हैं उसकी मैनुअल। जैसे कंपनी देती है, ये अगर आपने पानी डल गया इसमें, तो इसका गारंटी हम नहीं देंगे। इसका सिर्फ़ उतना ही गारंटी टेक्निकल। ऐसे ही वो कि इसको अगर ऐसे कर दिया, तो फिर आपको बीमारी आनी है। जी। फिर कोई इलाज नहीं वैद्य कर सकता एक हद के बाद। लेकिन अगर आप ये करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। यही है, मैनुअल है ये आयुर्वेद। तो ये आयुर्वेद क्या हमें बचपन से ही सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए? अ, हमें एज़ इंडिविजुअल्स पता होना चाहिए कि एक्चुअली हमारी क्या प्रवृत्ति है और क्या हमारे को सूट करती है, क्या नहीं सूट करती है। इसको कैसे सीख सकते हैं हम? देखो बहन, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि बचपन से होना चाहिए क्या? और उससे मुझे भी थोड़ा इस विषय पर बोलने का मौका मिला, जो कि मैं पहले भी कई बार अपने कार्यक्रमों में, अपने जहाँ-जहाँ मैं लोगों को उद्बोधन करता हूँ, बताता हूँ कि ये बचपन से ही सीखें। मुझ में भी अगर आप आज थोड़ा अंश देख पा रहे हैं, आपने कहा कि मैं बहुत जानता हूँ आयुर्वेद, ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा-सा ही उस समुद्र में गोता लगा कर के जो प्राप्त कर पाया, मैं उसी की ही गवाही दे सकता हूँ। ये तो विशाल समुद्र है और कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो उस चीज़ को बचपन से ही यदि देंगे, अगर बचपन से ही वो बैठ गया उनके दिमाग में, वो लाइफ़ लॉन्ग चलने की ज़्यादा संभावना है। ये तभी हो सकता है यदि हम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सजग हों। जी। पहले ही ऑलरेडी बच्चों का झोला बहुत भारी है, उनके पास इतना कुछ पढ़ने सीखने को है या हो गया है, कुछ एंडोर्स चीज़ें हो गई हैं जो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं भी हैं। अकबर, बाबर मतलब अगर नहीं भी पढ़ा, तो भी अगर ये पढ़ लिया कि जो मेरे अंदर है, धड़क रहा है दिल, इसको कैसे स्वस्थ रखना है, ये इस ढंग से मैं नहीं कहता उनको हेल्थ एजुकेशन दी जाए, जी। एजुकेशन अगर ए फॉर एप्पल उनको बताया जा रहा है, तो ये बताया जाए एप्पल जो है इस चीज़ के लिए अच्छा है, इसकी प्रकृति ये है और इस समय खाना, इस समय नहीं खाना। 4 ही चीज़ें अगर पता चल जाए बचपन में, मेरे गुरुजी बचपन में मुझे यही सिखाया करते थे, तुम हर चीज़ की प्रकृति जानो। जी। गरम है कि ठंडी है, खुश्क है कि ऑयली है, भारी है पचने में कि हल्की है, ठीक है ना? और किस चीज़ के साथ इसको जोड़ के खाना है, किसके साथ नहीं खाना। उदाहरण के तौर पे यदि आप चावल के साथ सिरका खाएँगे, विनेगर खाएँगे, तो आप पार्टी से आएँगे या कहीं बाहर से खा के आएँगे या घर में भी कहीं खाएँगे, आपको फूड पॉइज़निंग होने के चांसेस बहुत हैं। जी। वॉमिटिंग आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आएँगे ही ऐसा नहीं, 100 लोगों ने खाया 100 को नहीं आएगा, लेकिन 50 लोगों को जलन होगी, 25 लोगों को उल्टी आ जाएगी, 10 लोग रात भर नींद नहीं आ पाएगी, भारीपन से घूमेंगे। सबकी डाइजेशन जी। अलग-अलग लेवल पे है, तो सबको अलग-अलग नुकसान होंगे। तो ये चीज़ें ही मेरे को लगता है कि सबको सीखनी चाहिए। प्रकृति क्या है चीज़ की, मेरी प्रकृति क्या है और कितना कब और खाना है, कब नहीं खाना है। बस इतना बच्चों को बता दें, भला हो जाएगा आने वाली पीढ़ियों का। एंड आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है ये अंडरस्टैंड करना कि जो आपके लिए सही वो हुँ, मेरे लिए नहीं है। हुँ, जो बच्चे के लिए सही है वो बड़े के लिए नहीं है। हुँ, एक वन साइज़ फिट्स ऑल नहीं होता है एंड बिल्कुल। काफ़ी टाइम हम अगेन इतना ज़्यादा इंटरनेट पे एक डाइट देख लेंगे, आजकल सब कीटोसिस कर रहे हैं, सब प्रोटीन शेक कर रहे हैं, तो फिर मैं भी प्रोटीन शेक लेता हूँ। हुँ, क्या वो एक्चुअली आपको ज़रूरत है? क्या वो वर्क करती है, क्या नहीं वर्क करती है? हम शायद उसमें वो समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि मुझे क्या चाहिए हुँ। एज़ एन बहुत सारे इंडिविजुअल। तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हो गए हैं। किसको सुनूँ, किसको ना सुनूँ, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और फिर समय-समय पर हम अलग-अलग लोगों से इंस्पायर्ड होते हैं, तो हमें पता नहीं चल पाता कि हमारे लिए वो चीज़ रेलेवेंट है या नहीं। कुछ तो मदद कर जाती है वो, कई बार वो चीज़ इतनी अच्छे से मदद नहीं कर पाती। कई बार आपने देखा होगा, लोग कुछ इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप हमेशा कच्चा खाओ, है ना? उसके बाद वो करते हैं उनके पीछे लग कर के, कच्चा खाओ, लेकिन वो बाद में उनको मंदाग्नि हो जाती है, इंडाइजेशन हो जाती है, तो फिर समझ नहीं पाते। तो फिर इसका सही उत्तर यही है कि बैलेंस। यहाँ तक समझ के कोई भी कुछ भी बताए, मैं भी बताऊँ अगर, तो भी आप अति नहीं करेंगे, आप बैलेंस में रहेंगे। जी। हर चीज़ में, एक्सट्रीम का मीठा नहीं, एक्सट्रीम का फीका नहीं, एक्सट्रीम का नमक नहीं, एक्सट्रीम का मीठा नहीं, एक्सट्रीम का ठंडा नहीं, एक्सट्रीम का गरम नहीं, एक्सट्रीम में भूखे नहीं, एक्सट्रीम में भरपेट नहीं। हर चीज़ को बैलेंस में ले आइए, आपको सब इन्फ्लुएंसर्स का
मिला-जुला सार यही है कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा उसका। फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़रूरी हैं करना, अगर वो नहीं करेंगे तो नुकसान हो सकते हैं। कोई व्यक्ति गलत आपको शिक्षा दे रहा है, तो उसका भी एक चीज़ मैं हल कर देता हूँ। आप खुद ही ग्रंथ ले आइए अपने घर में किसी अच्छे पब्लिशर के, 2 आयुर्वेद के ग्रंथ ले आइए और तीसरा वो ग्रंथ की शब्दावली थोड़ी डिफ़िकल्ट रहती है, तो एक आप साथ में हिंदी की और ऐसे ट्रांसलेशन वाली सरल सी डिक्शनरी रख लीजिए। नहीं तो आजकल इंटरनेट ने बहुत आसान कर दिया, किसी भी शब्द को वहाँ पे वो ऋषि के जो व्याख्या होगी श्लोक की, वो सरल शब्द नहीं होंगे, वो ट्रेडिशनल शब्द होंगे। गुरु, लघु, स्निग्ध, उष्ण, ये समझना पड़ेगा कि इसको क्या बोलते हैं। तो वो डिक्शनरी मदद करेगी या आप लोकली आप सर्च करके मदद ले सकते हैं। लेकिन वो 2 ग्रंथ कौन-से हैं? एक भाव प्रकाश निघंटु, आचार्य भाव मिश्र जी ने लिखा है वो, और दूसरा अष्टांग हृदयम, ये भी महर्षि वाग्भट्ट ने हमें दिया है। एक में सारी आस-पास की जितनी भी खान-पान की चीज़ें हैं लगभग मिल जाएँगी, शाक, सब्जियाँ, फल, इनकी क्या प्रकृति है, क्या गुण है, क्या दोष हैं। जी। जैसे बोला जाता है कि शाकेषु निंदितम, सरसों का साग शाकों में सबसे निंदित है, नहीं खाना चाहिए। तो उस ग्रंथ में लिखा है, लोग फिर भी खाते हैं। जो लोग उसमें अन्य साग, बथुआ, चौलाई, अन्य चीज़ें मिक्स करके खा लेते हैं, वो कहीं न कहीं फिर भी बच जाते हैं। जी। जो डायरेक्ट वही खाते रहते हैं और ज़्यादा खाते रहते हैं, देखो उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं जल्दी, उनको साँस की दिक्कत रहने लग जाती है, उनका पाचन कमज़ोर हो जाता है। तो वो सब उस ग्रंथ में मिल जाएगा। और जो महर्षि वाग्भट्ट का अष्टांग हृदयम है, उसमें कब खाना, कब नहीं खाना और किसके साथ मिलाकर खाना और किसके साथ मिलाकर नहीं खाना, ये सब पता चल जाएगा। क्योंकि कई बार कई चीज़ें होती हैं, आपस में मिलाई नहीं जाती। जी। अगर आप मिला दें, अब मैं एक उदाहरण देता हूँ, पालक। पालक में बहुत सारा आयरन भी है, बहुत सारा मैग्नीशियम भी है, बहुत सारा रिच इन न्यूट्रिएंट है। लेकिन अगर आप इसको सब्ज़ी बनाकर ऐसे ही कंज़्यूम कर रहे हैं, तो ये आपकी हड्डियों में ताकत देगा। थोड़ा पचता है, थोड़ा शरीर बाहर भी फेंक देता है, इतनी हिम्मत नहीं होती शरीर की। तो उस अवस्था में भी फिर उसको कई लोगों को सीधी पालक नहीं दी जाती, रोटी में 2-3 पत्ते दे दिए, दाल बन रही तो 2-3 पत्ते डाल दिए, जी। हल्का रखा उनको। जी। जो चीज़ आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं सूट करती, उसकी मात्रा कम कर दो। कर साँप का ज़हर मारने की उसमें टेंडेंसी रहती है, पर वो भी उसको डाइल्यूट करके उसको एक बूँद का भी 1 लाखवाँ हिस्सा जब वो देते हैं, तो वो ज़हर की दवाई हो जाती, काट हो जाती है। जी। तो क्वांटिटी मैटर करती है ना, जी। तो क्वांटिटी जो ज़्यादा नहीं अच्छी लगती है आपको थोड़ी ले लें, वहाँ अपने आप को सेल्फ ऑब्ज़र्वेशन रखें और जो चीज़ आपको बॉडी क्रेव करती है नेचुरली। अब एक व्यक्ति था डायबिटीज़ वाला, उसको बार-बार मीठा खाने की लत रहती थी, मन करता था उसका, हालाँकि उसकी शुगर बढ़ी भी हुई है, तो वो झूठ-मूठ में ही बोल देता था कि मुझे ना घबराहट हो रही है, ज़रा मुझे 4 टुकड़े बर्फ़ी के देना, ज़रा मुझे 4 टुकड़े बर्फ़ी के देना, वो बार-बार यही करता था। तो उसके घरवालों ने आकर मुझे शिकायत लगाई कि ये बार-बार जानबूझ के ही करते, जी। कि मेरे को घबराहट हो रही, मेरी शुगर डाउन हो रही, मुझे बर्फ़ी देना। तो हमने भी जाँच करी, शुगर तो 400 थी उनकी। अब वो जानबूझ के क्रेविंग करें तो मेरी गलती नहीं, लेकिन नेचर आपको अंदर से ही चीज़ें कॉल आती है। जी। गर्मी लगेगी, होंठ सूखेंगे, पानी की डिमांड है, ब्रेन तक पानी चाहिए, तो पानी पीजिए। ऐसे ही अगर आपको कुछ खट्टा खाने का सच में मन हो रहा है, तो बजाय कि अननेचुरल खट्टी चीज़ें खाएँ जिसमें कि विटामिन सी तो है ही नहीं, नाम मात्र की खट्टी हैं, सिर्फ़ टेस्ट की खट्टी हैं, तो उससे क्रेविंग शांत ना करें। पहले एक्चुअल रियल विटामिन सी जिसमें है वो लें, नींबू लें, आँवला लें, जिससे कि आपकी क्रेविंग सिर्फ़ सैटिस्फाई करना आपका धर्म नहीं है। एज़ ए ह्यूमन बीइंग, एज़ ए आप उसके शरीर के मालिक हैं, तो उसको चलाने के लिए आपको सही तरीके से उसको जो क्रेविंग हो रही है, उसके पीछे की जो डेफ़िशिएंसी है, उसकी चीज़ देनी पड़ेगी। जी। तब आप मानेंगे कि आपने चीज़ को किया। और ये जो मैं बात कर रहा था कि आप 2 चीज़ों को पढ़िए और साथ में कुछ वीडियोज़ अगर आपको मेरी समझ में आती हैं, अगर आपकी थॉट प्रोसेस से कनेक्ट होती हैं, तो सुनकर देखें। 2-3 महीने, 4 महीने में बच्चा पैदा होता है तो पापा, मामा 6 महीने तक ज़्यादा से ज़्यादा एक आवाज़ निकालनी शुरू कर देता जी। है। इतना ही समय लगता है एक व्यक्ति को 6 महीने। अगर वो दे दे अपने को 1 घंटा रोज़, नहीं तो वीकेंड में 1-2 घंटा, बस। आपको सब पता चल ये ना सोचे कि मैं पहले कमा लूँ, पहले सेटल हो जाऊँ फिर करूँगा। सेटल नहीं हो पाएँगे। इस चीज़ के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, समझ के साथ, मैनुअल के साथ, तो किसी भी तरह की सिचुएशन को फेस कर जाएँगे। अगर आप फिज़िकली फिट हैं, मेंटली कुछ चीज़ें आ भी गई हैं, अस्त-व्यस्त हो भी गई हैं,
तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप सँभाल जाएँगे। जो आपने बोला बहुत ही पते की बात बोली है गुरुजी कि सबसे पहले अपने आप को एजुकेट करो और हम इतना इन्फ्लुएंसर्स और इंटरनेट पे क्या बोल रहे हैं उससे इन्फ्लुएंस ना हो कि ये जी, समझें कि एक्चुअली टेक्स्ट क्या बोलती हैं। इन ग्रंथों को पढ़ें, इनको अब्जॉर्ब करें आपकी वीडियोस से, इसको थोड़ा सा भी टाइम दें अपनी सेल्फ लर्निंग में, सेल्फ स्किलिंग में, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्या सीख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। गुरुजी आपने बोला वो जो डायबिटीज़ वाले आपके पेशेंट थे जो मीठा चाहते थे, तो फिर फाइनली आपने क्या दिया उनको? कुछ नहीं डाँटा उनको कि सुधर जाइए, नहीं तो फिर आपको ऊपर इंतज़ार कर रहे हैं यमराज आपका। जी, कभी भी टाँग काटनी पड़ सकती है, जी, इसके लिए तैयार रहिए। जी, अभी नहीं सँभले तो फिर कब सँभलेंगे? तो फिर वो उन्होंने समझा और मैंने भी कुछ छूट दी। हर मरीज़ का अपना एक मतलब उसको फ़ॉलो करने की एक लेवल होती है। तो मैंने उनको छूट दी कि अगर ये इतने दिन परहेज़ कर लेंगे, तो इतने दिन के बाद अगर इतने दिन शुगर इनकी ठीक रहेगी, तो रिवार्ड के तौर पे इनको ये चीज़ ज़रूर खिलाना, जो अच्छी भी हो इनके लिए और इनको पसंद भी हो। पसंद भी हो। दोनों का मिला-जुला करा, तो धीरे-धीरे चीज़ें सही हो गई। मेडिकल साइंसेज़ और आयुर्वेद के बीच में एक लड़ाई-झगड़ा होता रहता है। कोई बोलता है हम आप आयुर्वेद फ़ॉलो करिए, कोई बोलता है नहीं-नहीं एलोपैथी और मॉडर्न मेडिसिन फ़ॉलो करें। आपके हिसाब से इनका क्या मेल है? मतलब वो भाई-बहन हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, 1 यूज़ करें, 2 यूज़ करें। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं अगर आप आयुर्वेद यूज़ करेंगे तो मॉडर्न मेडिसिन का ज़रूरत ही नहीं होएगा। सो आपका इसके प्रति क्या दृष्टिकोण है? मैं बहुत ओपन माइंडेड व्यक्ति हूँ। बड़ा मुझे मेरे अंदर सबके प्रति स्वीकार भाव है। तो यदि मॉडर्न पैथीज़ और आयुर्वेद को देखा जाए तो इनका आपस में भिड़ाव इसलिए होता है ज़्यादातर जो मैं देखता हूँ, ये हर व्यक्ति अपनी चीज़ को लेकर के ऑब्सेस्ड हो जाता है। ज़्यादातर लोग उससे उसको मनवाने के लिए ज़िद में अड़ जाते हैं। मैं मनवाने के लिए ज़िद में नहीं अड़ता। मुझे लगता है कि जिसको ज़रूरत है वो खुद ही आ जाएगा। अगर कोई बीमार होगा तो वो आ जाएगा। हालाँकि ये मेरी आप कह सकते हैं कि यहाँ मैं आलस से कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा नेचर क्रांति का नहीं है, जी, मेरा नेचर शांति का है। तो शांति में रह कर के यदि कोई क्रांति आ सकती है तो वो स्थायी है। अगर मैं थोड़े समय के लिए लोगों को कहूँ सुनो, जागो, आयुर्वेद से जुड़ो, ये मॉडर्न मेथीज़ ऐसी-वैसी इससे ना जुड़ो, तो ये गलत होगा। उनके भी अपने कंट्रीब्यूशंस हैं। जी, उन्होंने जो कम समय में इतनी चीज़ें इवॉल्व करी हैं, काबिले तारीफ़ है। और अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं इमरजेंसी में, तो आप उनके पास ही भागेंगे। बहुत कम लोग होंगे जो जानते होंगे कि हाँ, साँप ने काट लिया तो मुझे कैसे करना है। बाकियों के तो हाथ-पाँव फूल जाएँगे देखने वालों को, वो भागेंगे उन्हीं के पास भागेंगे। जी, 7 दिन से कम की कोई चिकित्सा करवानी है और चिकित्सा बहुत खतरनाक रोग की है जिसमें आपकी जान का खतरा है, कुछ आपको लगता है, तो आप मॉडर्न पैथी का सहारा लीजिए। वो जब आपको चाहे कैसे भी करके एक बैलेंस स्टेट में आपको ला दें कि अब आप अपनी लाइफ जिएँ खुशी से, जी, तो धीरे-धीरे आयुर्वेद को फिर अडैप्ट करके क्योंकि ये सालों लगते हैं इसमें, कुछ चीज़ें बदलनी है जीवन में, आहार की समझ जो आपने 40 साल खाया उसको डिटॉक्स करना है। अब एलोपैथ के लोग कहेंगे कि भई सीधा-सीधा आप चीर-फाड़ करके उसमें से स्टंट डाल देंगे या फिर सर्जरी कर देंगे। आयुर्वेद वाला कहेगा रुको मैं आपको उपवास कराऊँगा। तो दोनों की विद्याएँ अलग हैं और दोनों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। जी, दोनों अपनी-अपनी चीज़ों को अच्छे से करें। मैं दोनों को ही धन्यवाद करूँ, शुभकामनाएँ दूँ। वो अपनी चीज़ में काबिल बने, वो अपनी चीज़ में। एक-दूसरे की पैथीज़ को लेकर के क्रिटिसाइज़ करना या दूसरे की पैथी को आप बड़ा मानना, अपने को छोटा मानना, इस भाव से बाहर निकलें। भगवान ने यदि आपको ज़िम्मेदारी दी है, अच्छा वैद्य किसी भी पैथी का हो, वो बहुत खूबसूरत होता है, बहुत नायाब होता है। वो जीवन बचा सकता है, कोई भी पैथी का। और यदि कोई व्यक्ति सोच गलत रखता है, लालच से भरा हुआ है, तो वो आयुर्वेद में भी होगा या किसी और अच्छी पैथी में भी होगा तो वो नुकसान ही करेगा। जी। ब्यूटीफुल कि एंड वही है कि आपको इमीडिएट इफ़ेक्ट चाहिए तो जो आपकी बॉडी को चाहिए आप पहले उसको एक्सेप्ट करें। 7 दिन से लंबा इलाज चलना है, जी, 15 दिन, 25 दिन, 50 दिन, 6 महीना, 10 साल या वो कहें कि इसका इलाज ही नहीं है, आपको तुरंत आयुर्वेद में आ जाना चाहिए। ये समझ लीजिए बस। कि वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ हल या कुछ बिल्कुल ना और कुछ रास्ता। ऑलवेज़ अगर आपको बार-बार अगर एलोपैथी की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो भी सही नहीं है, वो खुद डॉक्टर्स कहते हैं।
जो सूझबूझ वाले डॉक्टर होंगे वो मेरे को काटेंगे नहीं। वो समझदार हैं, वो समझते हैं, वो कहेंगे कि हाँ, ये ठीक कह रहे हैं। तो वहाँ पे आप वो उनको भी इवन एलोपैथ के डॉक्टर ही क्यों ना हो, आयुर्वेद के रूल्स फ़ॉलो करनी चाहिए। जी। कोई गलत बात तो है नहीं। गुरुजी आजकल एक मेंटल एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे बहुत इश्यूज़ हो गए हैं, स्पेशली हमारे यूथ में, स्पेशली इंटरनेट, सोशल मीडिया के थ्रू। आयुर्वेद में क्या हल है टू डील विद थिंग्स लाइक एंजाइटी, स्ट्रेस जो आज के दिन हमारे यूथ को काफ़ी टेरराइज़, ट्रॉमेटाइज़ करता है? यूथ ऑलरेडी अनअवेयर है, जो कि आजकल चल रहा है रील्स का ट्रेंड। जी। अब कहना नहीं चाहिए क्योंकि हम खुद रील्स बनाते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं, लेकिन एक लिमिट रखनी पड़ेगी, एक समय बाँधना पड़ेगा। ब्रेन को 3 मिनट तक एक कोई थॉट में रखा जाए, तब वो रिसीविंग मोड में आता है। यदि आपको कोई अच्छी बात भी मैं बोलूँ, आप बोल कर के मैं निकल जाऊँ, बहुत ज़्यादा रिसीविंग मोड में यदि आप होंगे तभी आप लाइफ़ लॉन्ग उसको रिटेन कर पाएँगे। अदरवाइज़ मैं गया या आपने मुझे कुछ कहा, मैं गया, मुझे भूल जाएगा आपने क्या कहा। तो रिसीविंग मोड 3 मिनट के बाद आता है। 3 मिनट अगर कॉन्शियसली हम कहीं ध्यान एकाग्र कर पाएँ, फिर हम उस चीज़ को स्वीकार भाव में ले पाते हैं। लेकिन युवा पीढ़ी या जो भी आजकल हम सब कर रहे हैं रील्स में, उसमें अभी कोई खुश होने का मोमेंट आ गया, फिर दुखी होने का आ गया, फिर एकदम खुश होने का, फिर दुखी होने का। उससे ब्रेन आप नहीं जानते ब्रेन कैसे वर्क करता है। ब्रेन केमिकल बेस पे काम करता है। तो ब्रेन को एक समझ लीजिए कि टाइप ए का केमिकल बनाना पड़ रहा है। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी, वो इमोशन को आपको कन्वे कर रहा है कि दुःख वाला, हुँ। फिर तुरंत आपने खुशी वाला लिया, आपने टाइप बी का केमिकल ब्रेन से लिया। तो ऐसे बार-बार, बार-बार लेंगे यदि ज़्यादा एक्सेसिव काम ब्रेन से लेंगे, तो मुझे बताइए मैं आपसे ही प्रश्न कर लेता हूँ। अब आप मेरे प्रश्न से मुझसे पूछ रही हैं, मैं एक प्रश्न आपसे पूछ लेता हूँ। आपसे मैं यदि डबल शिफ्ट में काम करवाऊँ, खाने को भी कम दूँ, बल्कि मैं ओवरलोड डाल दूँ, तो आप क्या आपसे आपके साथ क्या होगा? टायर्डनेस, डिप्रेशन, मूड खराब होएगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, मन करेगा सो जाओ, काम का मन नहीं करेगा। यही सब चीज़ें होंगी। जी। वही हमारे साथ हो रहा है। तो हम ओवर उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो ब्रेन है, वो सॉफ्टवेयर है, वो केमिकल बेस है। फिज़िकली तो हम फिर भी देख लेते हैं कि मैं थक गया हूँ, लेकिन वो उस चीज़ को हम समझ नहीं पाते ब्रेन लेवल पे कि ब्रेन ने कितने केमिकल लॉस कर दिए, कितनी अपनी एफिशिएंसी खो दी। तो वो इस पीढ़ी को शायद नहीं पता चलेगा, वो अगली पीढ़ी जब 1-2 पीढ़ी आप यूज़ कर लीजिए, आप देखेंगे कि लोग अब उस मैं खुद एक एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मैंने नया-नया जब मैं सोशल मीडिया पर आया, मैं कोई कार्यक्रम देता था, वीडियो डालता था, तो लोगों की जो नीचे कमेंट्स करने की, प्रतिक्रिया करने की जो ढंग था, जो उनकी सूझबूझ थी, वो काफ़ी अलग थी। अब जो लोग कमेंट करते हैं, जो वो कन्वे करते हैं, वो बहुत अलग है। बहुत ज़्यादा मतलब अंतर आया है। मैं जी। उसको पॉज़िटिव नेगेटिव के वे में नहीं लूँगा, किसी की भावना को क्यों मैं आहत करूँ, लेकिन पहले लोग बहुत ज़्यादा समझ रखते थे, कैसे व्यक्त करना। अब सिर्फ़ व्यक्त नहीं करते, रिएक्ट करते हैं, जी। रिस्पॉन्ड नहीं करते, रिएक्ट करते सीधा ही। "अरे! ये क्या डाल दिया? अरे! ये क्या हो रहा है? तुम कहाँ से आ गए?" पहले लोग स्वागत करते थे, जी। बहुत अच्छा लगा। आज एक अलग व्यक्तित्व को देखा, मुझे भी ये सब करना चाहिए वैसे इस तरह के लोगों की मैं 8 साल से हूँ, 8-9 साल से इस ऑनलाइन मीडिया में। जी। पहले मैं ऐसे ऑफ़लाइन करता रहता था, तो उसका ही कंपैरिज़न दे रहा हूँ मैं एक। बहुत छोटा टाइम फ्रेम है, लेकिन इसमें मैंने फ़ील करा। मैं आपको इस मंच के माध्यम से बता रहा हूँ कि इतना अंतर आया है हमारे लोगों के लोगों के बीच में। उस चीज़ को समझ कैसे रिएक्ट करना, रिस्पॉन्ड करना। जो कि लोग अभी नहीं समझ पा रहे हो, बार-बार केमिकल रिएक्शन ब्रेन में करा रहे हैं और वो जो व्यक्ति 80-90 वर्ष तक काम कर सकता है, 100 वर्ष तक काम कर सकता है, वो अब लोग आने वाले समय में लिख लीजिए इस बात को, 40 वर्ष में रिटायरमेंट माँगेंगे आपसे। आई वांट टू बी रिटायर्ड मेरे को रिटायर करो। क्योंकि आपका माइंड नहीं गुरुजी आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली कि पहले लोग इंटरनेट पे कमेंट डालते थे, बात करते थे, एक वार्तालाप होती थी। आजकल ये ट्रोलिंग बोल लें या रिएक्शन बोल रहे हैं, एक बहुत ज़्यादा अग्रेसिवनेस आ गई है। हुँ। ये क्यों आई है? ये मीडिया की वजह से आई है? ये टेक्नोलॉजी का एक इश्यू है या ये भी एक
नियम है नेचर का? दरअसल उनके पास एक्सेस है, उनके पास फुल अथॉरिटी है, उनके पास चॉइस है और वो किसी को भी इन करें, आउट करें, सब उनके हाथ उनके क्लिक पे हो रहा है। जी, तो वो जो क्लिक पे उनको हो रहा है, उसमें वो चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि टुक फॉर ग्रांटेड चीज़ों को भी ले लेते हैं हम और कई बार वो चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड भी नहीं होते। मैंने आपको कार्यक्रम से पहले हम बात कर रहे थे कि हम रिसीविंग मोड में होते हैं, तभी हम चीज़ों को ले पाते हैं। जी, हम अगर स्वीकार भाव से नहीं भरे हुए, हमारे को कोई बहुत अच्छा ज्ञान भी होगा, हम कहेंगे ठीक है, कर रहा है बातें करता रहे। तो वो रील्स आ जाती हैं सामने, लेकिन हम रिसीविंग मोड में नहीं है, ब्रेन प्रिपेयर्ड नहीं है उस चीज़ के लिए। आपकी जर्नी आपको अलाउ ही नहीं कर रही उस चीज़ के लिए, तो वो क्रैश करती है ना चीज़ें। तो जी। जब आप ठंडे में पानी गरम तवे पे ठंडा पानी डालेंगे तो क्या होगा? रिएक्शन ही होगा ना। तो ये रिएक्शंस स्वाभाविक है। इसको समझना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए, उसको फ़िल्टर करके एक बड़ा प्रिसाइज़, बड़ा छोटा चंक ऑफ नॉलेज, चंक ऑफ इन्फॉर्मेशन मैं लूँ, बाकी समय में मैं उसको हर वक़्त ना लेता रहूँ, बस यही सॉल्यूशन है और ये कइयों को पहले ही समझ में आ जाएगा, समय पे समझ में आएगा, कइयों को गँवा के आएगा, बस ये है। सबकी अपनी जर्नी है बिल्कुल। और आपको अपना टाइम निकाल के समझना है जी, कि कितना क्या मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ जी, और वो अवेयरनेस टाइम के थ्रू, यूज़ के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू हमारे को अपने आप ही डेवलप करनी जी, पड़ेगी कि क्या मुझे हेल्प कर रहा है, क्या मुझे नहीं कर रहा जी। है। जो हेल्प नहीं कर रहा है उसको घटाते रहें, जो हेल्प कर रहा है मुझे उसको। इतनी बात रखनी है, इसमें जोड़नी है कि अपना एक ऑनलाइन रहने का टाइम बनाएँ। बस, इसके बाद वो सारी प्रॉब्लम्स जैसे आप घर के अंदर जूते कई लोग लाते, कई नहीं लाते। पर 99.9% लोग मंदिर में तो नहीं लेके जाएँगे, ये जी, तो जी, उनको पता है। तो ऐसी सेंस डेवलप करें कि मुझे कहाँ तक इस सोशल मीडिया को रख के कहाँ से आगे नहीं ले जाना। बस इतना ही अगर कर लिया तो बहुत मज़ा आएगा। चीज़ें गलत नहीं होती, टेक्नोलॉजी आ रही है, चीज़ें आ रही हैं, हम कनेक्ट हो रहे हैं बट उसको सही तरह से काम में लें। अवेयरनेस के थ्रू। ये बहुत अच्छी एनालॉजी आपने दी है सोशल मीडिया और जूतों की, हुँ, कि आप कहाँ लेके जा रहे हैं, कब लेके जा रहे हैं, कि एक नियम बाँध लें और जी, उसको फ़ॉलो करें। जी। वो ऐसे वो एक सेम दिन में कि नहीं होगा। जी, कुछ चीज़ें आप बनाएँगे भूल जाएँगी 2-4 दिन में, पर लिखिए उसको। लिख कर के कहीं लगाइए, नहीं लगा सकते आप अपनी चीज़ें गुप्त रखते हैं, तो भी कहीं लिख कर रखिए। उसको बार-बार दोहराइए। जब भी आप व्यथित हों, जब भी परेशान हों, अपनी वो चीज़ें जो आप सोचते थे कि मैं ऐसा जीवन चाहता हूँ, जी। उसको लिखिए। अनाप-शनाप नहीं, टू द पॉइंट प्रिसाइज़ चीज़ें लिखिए, जिसको पढ़ने में आलस्य ना आए भविष्य में। पढ़िए आपको कभी निकाल कर के 2 महीने बाद, फिर रिपीट करिए, उनका अभ्यास करिए, चीज़ें ठीक होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब ये दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन कि हुँ, आप जो आपको चाहिए आप वो लाइफ़ के बारे में आप लिखें हुँ। और उसको रिपीट करते रहें अपने एनवायरनमेंट। मैनिफेस्टेशन अलग चीज़ है। जी, मैं उसको अभी उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ आपने सोच ली जी, कि ये आदत सही नहीं है, पहले तो आपको इस चीज़ के लिए या तो कोई मेंटर हो जो आपको बताए और आप उसकी बात सुने भी। इस लेवल की श्रद्धा भी कहीं होनी चाहिए, कइयों की माता-पिता में होती, कइयों की नहीं होती, कइयों की बड़े भाई में होती, बहन में होती, कइयों की नहीं होती। तो अलग-अलग समय पे हम अलग-अलग लोगों से इन्फ्लुएंस भी होते हैं, इंस्पायर्ड भी होते हैं और ड्राइव भी होते हैं। तो उस चीज़ को समझते हुए आप ये समझ लें कि जिससे भी हम इन्फ्लुएंस होंगे, इंस्पायर्ड होंगे या जो भी चीज़ें हम जिससे जुड़ेंगे, उसकी चीज़ें हम में आएँगी। ये मेक श्योर कर लें। उसके बाद यदि आपको समझ में आ गया कि अब मेरे जीवन के लिए अगला लेसन ये है, मुझे इस पे काम करना है। उस काम करने की चीज़ों को लिख लें कि जी। ये मेरे में चीज़ें अच्छी हैं, पर ये अच्छी अभी मुझे करनी है। अच्छी नहीं है मैं इस शब्द इस सेंस में नहीं बोलना चाहता, अच्छी करनी है और, तो उसको लिख लें। आप देखें महीने बाद कि आपने कितना उसको याद रख पाए। अब मेरे गुरुजी जैसे मैं बचपन में एक प्रैक्टिस करता था कि मुझे सारा दिन जो काम करने हैं और उसमें मेरे को अपनी नज़र कहाँ जा रही है, उस पे ही ध्यान रखना है। अच्छा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जी, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, वो सब करूँगा, उसको बंद नहीं करना, लेकिन मैं नज़र पे ध्यान रखूँगा वो कहाँ-कहाँ गई पूरे दिन में। जी। इवन अगर आपसे बात करते-करते मेरी आपके ये टेबल पर नज़र गई, मैं सब देखूँगा, सजग रहूँगा बल्कि। ऐसे कभी-कभी प्रैक्टिस कराते थे कि अब आज तुम्हें सारा दिन अपना ध्यान अपने श्वास पे ही रखना है।
श्वास आ रही है, जा रही है, चाहे कुछ भी कर रहे हो, तो वो एक प्रैक्टिस हुई ना। इसी तरह से इसको एक प्रैक्टिस की तरह लेना है कि मुझे अब इस हैबिट को डेवलप करना है कि मुझे इसके आगे फ़ोन नहीं यूज़ करना, या मेरे को ये चीज़ खराब कर रही है, मेरी प्रोडक्टिविटी घटा रही है। कोई भी गलत आदत हो सकती है, आदत कोई भी हो सकती है। उसको आप पकड़ में जब कोई इसकी पैटर्न ढंग भी नहीं होता कि इसको कैसे बदला जाए। जी, सिर्फ़ नॉलेज में आ जाना कि आपके बाल सही नहीं हैं, यही एकमात्र समाधान है उसको ठीक करने का। आप कर तो खुद ही लेंगे, ऐसे-ऐसे जी, कर लेंगे। जी, जी। आपको पता चल जाए कि आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आपको पानी चाहिए, तुरंत आप हल तो खुद ही खोज जी। लेते हैं ना। ऐसे ही खुद ही हल मिल जाएँगे चीज़ों के, बस आपको सजगता लानी है। ब्यूटीफुल। सबसे इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस क्रिएट करनी कि जी, मेरे लाइफ में ये चीज़ मुझे चेंज करनी है या ये चीज़ है इतना ही। जो मेरे को हेल्प नहीं कर रही है, ये गुस्सा मेरे लिए अच्छा नहीं है। इतना करते ही आप रिसीविंग मोड में आ जाते हैं। जी, फिर आपको वो वीडियो, रील, वो व्यक्ति जिसमें वो ऑलरेडी नहीं है, फिर वो आप रिसीविंग मोड में आएँ। अब आपको र कभी गाड़ी लेनी हो, कभी एटीएम से पैसे निकलवाने हों, तो आपको रास्ते पे कोई दुकान नहीं दिखेगी, बस आप एटीएम ही देखेंगे। जी, आप गाड़ी लेनी है तो आप गाड़ी दिखेगी। जी, ऐसा लोग बताते हैं, और मेरा भी एक्सपीरियंस है। जब हमें मंदिर ढूँढ रहे हैं, मंदिर मिलेगा। जब हम कोई खाने की चीज़ ढूँढ रहे हैं, तो सिर्फ़ खाने की दुकान दिखेंगी, बीच में ज्वेलरी की नहीं दिखती, और कुछ नहीं मिस हो दिखेगा। जाती है। जी, जी, तो इसी तरह आप रिसीविंग मोड में आ जाते हैं सिर्फ़ उस सजगता से कि मुझे ये बदलना है, ये तो गलत है। उसी वक़्त आपको फिर मेरे जैसा कोई व्यक्ति या कोई और जो व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है, टकरा जाएगा, और आप जी। स्वीकार भाव से उसको ले लेंगे। और वो आप एक्सेप्ट करने लगेंगे और वो अपने वो पहले भी था, बिहेवियर्स। जी, पर वो आपको अब रिसीविंग मोड में आ गए कि सजग हो गए आप। जी, जी। ब्यूटीफुल। मतलब ये मैंने बहुत अच्छी चीज़ सीखी है कि एक तो लाइट होना, एक रिसीविंग मोड में आना और अपने आप को कैसे हल्का करना। अगर हम दोनों चीज़ अगर कर सकें तो बिल्कुल। एक्चुअली आप लाइफ में अपना पोटेंशियल अनलीच कर सकते हैं। हुँ, अगर मैं इसको मिलेनियल्स के लैंग्वेज में बोलूँ तो आजकल एक बहुत प्रचलन है हसल कल्चर, हुँ, कि हमें हासिल करना है, अगर जीवन जीना है, आगे बढ़ना है, तो लड़ाई करनी है और कॉन्स्टेंटली एक क्रांति में रहना है। अगर आप क्रांति में नहीं रहोगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आपका क्या थॉट है इस हासिल कल्चर में जो आई फ़ील सबने अडॉप्ट कर लिया है? फाउंडर्स को देखेंगे तो वो प्राइड से बोलते हैं कि मैं तो सोता नहीं हूँ, 4 घंटे की स्लीप है, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर आप काम नहीं कर रहे हो, हासिल नहीं कर रहे हो, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन इंसल्ट कि आपका तो कोई वैल्यू नहीं है। हुँ। आपके क्या थॉट्स हैं ऑन दिस हसल मैं कल्चर? आपके थॉट्स से सहमत भी हूँ, और इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूँ, जिससे कि हम दोनों को और हमारे व्यूअर्स को ज़्यादा क्लैरिटी मिले। हसल बाहर होनी चाहिए, इस दिमाग में, शरीर के अंदर नहीं। अंदर शांति होनी चाहिए, और जो मैंने शांति की बात कही वो मेरे अंदर से मैंने भाव से कहा। बाहर तो मैं भी खूब काम करता हूँ, और मैं भी 16 से 18 घंटे काम करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। ल अंदर शांति हो, बाहर आप खूब काम करें, बाहर भले ही क्रांतिपूर्वक चलें, दौड़ें, उससे कोई दिक्कत नहीं। लोग हसल करते-करते अपने अंदर भी वो हसल ले जाते हैं। जी, भाग-दौड़ के चलते, वो समझ नहीं पाते कि अंदर मुझे कैसा रहना है। बस वही प्रॉब्लम है, और ज़्यादा कोई गलत नहीं है। खूब दौड़िए, भागिए, शरीर में अगर संकल्प, विकल्प उठ रहे हैं, उसका समाधान करिए, इलाज करिए, कोई दिक्कत नहीं। एंड दैट्स ब्यूटीफुल। सो हसल होना चाहिए बाहर, बिल्कुल, अंदर शांति होनी चाहिए और इससे यूज़ करके इसमें अपनी ग्रोथ बिल्कुल। एंड आगे बढ़े। और उल्टा कर जाते लोग, उल्टा कर जाए। या फिर गलत समझ जाते हमको हाँ कि वो जी, तो शांति बोल रहे, तुम कहाँ भाग रहे हो? या बाबा तुम खुद भाग रहे हो। जी, हाँ, तो यहाँ मैं 2-3 दिन से ज़्यादा कहीं रुकता ही नहीं। ट्रैवल करता रहता हूँ, काम करता रहता हूँ, अलग-अलग अपनी टीम से, डॉक्टर्स से मिलता हूँ, पेशेंट्स को कनेक्ट कराता हूँ कि क्या चीज़ें उनको ठीक हो रही हैं, क्या नहीं। मैं भी एक्सपीरियंसेस जुटाता हूँ। लेकिन मैं बैठता नहीं, इसका मतलब कि मैं शांति खो गया, नहीं। यहाँ रिलैक्स। गुरुजी आपने अगेन बहुत ही अच्छी चीज़ बोली कि शांति का मतलब ये नहीं है कि हम काम ना करें, मोटिवेटेड ना रहें, रिजिलिएंट ना हो। काम मतलब ये है कि काम करें लेकिन शांत स्वभाव से, शांतिपूर्वक, हाँ, बिल्कुल शांत शांतिपूर्वक, स्वभाव से या कैसे भी शांतिपूर्वक। कह लें। काफ़ी टाइम आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अच्छा, बीइंग शांत इज़ कि चलो कुछ नहीं करते। सो आई थिंक एट सम लेवल हमें वो बैलेंस क्रिएट करना हुँ, एंड टू बी कुछ ना एट करने इट। की भी इम्पोर्टेंस है। जी, सारा कुछ कर लिया, अब कुछ समय ऐसा समय दिन में
या वीक में 1-2 बार 4 बार निकालिए। जब आप कुछ भी ना करें, शांत बैठें, अपने विचारों को शांत होने दें, विचार शांत हो जाएँ, नहीं हो रहे तो श्वासों पर ध्यान करें, विचार शांत होने दें। विचार शांत हो गए तो आप छवियाँ जो आपके आगे आ रही हैं लोगों की, इन चित्रों को मिटाएँ या फिर इनको इग्नोर करके हल्के में धीरे डीप जाते आप थॉटलेस सोल बन जाते हैं। उसको बोलते हैं निर्विचार अवस्था। तो वहीं से ध्यान प्रारंभ हो जाता है, निर्विचार अवस्था में। निर्विचार अवस्था में टिकिए, दिन में जब भी टाइम लगे, 1-2 बार, कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट, धीरे-धीरे बढ़ेगा ये। कईयों को तो वो शांति खा जाती है, काटती है, दौड़ते हैं वो बाहर को फिर से। जी। धीरे-धीरे आदत डलेगी इसकी, लेकिन ये बहुत चार्ज करेगी। जैसे आप सोकर हल्का फ़ील करते हैं शरीर के स्तर पर। जी। जब आप ये वाला प्रोसेस करेंगे, इससे आप मन के स्तर पर बहुत हल्का महसूस करेंगे। ये मन की निद्रा है। जी। एंड इसको मेडिटेशन बोल लें या जस्ट कह सकते हैं मेडिटेशन थॉटफुल। इसी का ही आगे हायर वर्ज़न है। जी। एंड स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल है और कैसे हम उसको अपनी लाइफ में अ, बुला सकते हैं? कैसे उसमें हमारा एक स्पिरिचुअल माइंडसेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं जो अपनी लाइफ चालू कर रहे हैं, अपना काम चालू कर रहे हैं अपने बिजनेस में एंड अपनी लाइफ में? हुँ। स्पिरिचुअलिटी फ़ोर्स्ड नहीं होनी चाहिए। बच्चों को पैदा होते ही संस्कार देना अच्छी बात है, धर्म से जोड़ना अच्छी बात है। उनको अपने कल्चर के बारे में पता होना अच्छी बात है, लेकिन तुम ऐसा ही करो। जी। वो फ़ोर्स एक समय तक रहता है, जब वो एक अवस्था नहीं आ जाती उनकी कि जिसको कहते हैं कि दूध के दाँत झड़ जाना। अब वो दूध के दाँत झड़ गए, अब वो दूसरे दाँत आ गए फाइनल, अब उसको खुद करने दीजिए, क्या वो करना चाहता है। सिर्फ़ उसको मेंटरशिप करिए, गाइड करिए, सही-गलत के बारे में थोड़ा-बहुत मिला-जुला, जैसे ब्रेड में हल्के सैंडविच के अंदर थोड़ी-सी मिठास रहती है, थोड़ा-सा नमकीन रहता है, बस उतना ही। उसको जो करना है खुद करने दीजिए, लेकिन धर्म, अध्यात्म ये फ़ोर्स्ड आ भी नहीं सकता। जी। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि फ़ोर्स्ड रूप से वो मतलब ब्रह्मचारी बनकर, ब्रह्मचर्य तो चलो एक एज होती है, लेकिन उसमें ब्रह्मचर्य आश्रम में जा कर के वहाँ वॉलंटियरशिप कर रहे हैं, लेकिन ध्यान कहीं और है, जी। जहाँ उनका माइंड उनको ले जा रहा जी। है। या तो वो कहीं चूक रहे हैं, वो सही तरह से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, या फिर वो किसी चीज़ से थोड़े समय के लिए इन्फ्लुएंस होकर के उसमें कूद गए हैं। तो सही से बैठ कर के अपने आप को एनालाइज़ करके स्टेप बाय स्टेप बढ़ना चाहिए। और स्पिरिचुअलिटी कैसे लाई जाए, तो ये नेचर का ही काम है, ब्रह्मांड का ही काम है आपको समय-समय पर गर्म पानी में डिबाना, फिर वहाँ से आप तड़पेंगे, फिर ठंडे में डालना, फिर आप शांत होंगे। तो ये सारी दौड़-धूप चलती, इंसान की लाइफ़ एक जैसी नहीं रहती ना, समटाइम्स उसको फिज़िकल अ, प्रॉब्लम्स आके घेर लेती हैं, तो फिर वो भागता है कि मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। समटाइम उसको मेंटल प्रॉब्लम्स, तो जहाँ फिर वो इधर-उधर सर्च करता है। जी। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चीज़ें समझ में आती हैं। ये अध्यात्म ऐसे ही वर्क करता है, मतलब जीवन भी ऐसे ही वर्क करता है। तो गुरुजी क्या ये ज़रूरी है? एंड एक आइडिया है फेलियर या प्रॉब्लम्स, तो लाइक यू सेड हमारे सबकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं एंड जैसी कोई प्रॉब्लम होती है तो बहुत निराशा होती है, स्पेशली हुँ, अगर हम यूथ के देखेंगे, कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए या जॉब नहीं मिले या हुँ। बिजनेस शट डाउन हो जाए तो बहुत ज़्यादा हम अ, दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, एनजाइटी हो जाती है। तो क्या ये ज़रूरी है हमारे को प्रॉब्लम्स एंड फेलियर्स, ताकि एक्चुअली हम अपने आप को ढूँढ सकें, अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते एंड जो ये वर्ड हमने यूज़ किया स्पिरिचुअल हो हुँ। सके? देखो, फेलियर्स आने ही हैं। जी। अगर कोई बिज़नेस शुरू हुआ है तो वो बंद भी होगा। जी। वो आपके जीवन काल में भी हो सकता है, वो आपके मरने के बाद भी हो सकता है। इसलिए किसी चीज़ से इतना अटैच ना हो जाएँ कि अपनी आइडेंटिटी ही वही बना लें। ये चीज़ें होंगी, पर आपने उससे क्या सीखा, क्या पाया? आपने अगर उस बिज़नेस को करते हुए आनंद में रहे, खुश रहे, बहुत प्रसन्नता से समय बिताया, एक समय के बाद उससे आपको डिटैच हो जाना चाहिए। और आपके जीवन में कोई चीज़ जाती है, तो वो दूसरे के आने के लिए जगह बनाती है। जी। जीवन में भी ऐसा ही है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपका वो बिज़नेस चला गया, रोते रहिए। खर्च कर दो, खर्च सारा समय जितना भी बचा आपके पास। आप अगर सोचें उसको कि अरे ये चला गया, वाह! मैं खाली हो गया, चलो कुछ नया करते, कुछ अच्छा करते। और बोलेगा और पैसा भी चला गया, तो फिर करेंगे ना। पैसा का क्या है? जो आपको पैसा बाहर दिख रहा है, वो आना-जाना है। कोई व्यक्ति है 1 मिनट का या 1 घंटे का
कंसल्टेशन देने का करोड़ों रुपया चार्ज कर लेता है। कोई व्यक्ति करोड़ों रुपया सारी लाइफ का भी समय दे करके नहीं कमा पाता। जी। ये जो डिफरेंस है वो यहीं से है। तो इसको जो समझ गया, वो अपने पे काम कर रहा है, उसने जीवन भर यदि कॉन्शियस रह के अपने पे काम किया, तो कोई घबराने की बात नहीं, गया पैसा गया, कोई बात नहीं, फिर करेंगे, कर लेंगे, लेकिन पैसा पर्पज़ रख के इस बार ना करें। इतना तो मैच्योरिटी आनी चाहिए कि ये जाना-आना है, तो फिर क्या पर्पज़ कुछ बड़ा, कि कुछ ऐसा करा जाए जिससे कि मैं भी अपने आप को डेली घर में आऊँ काम करके तो बहुत हल्का महसूस करूँ और दूसरा कोई भी व्यक्ति अगर मेरे से जुड़ रहा है तो वो भी बहुत एन्जॉय करे, बहुत मज़े में रहे। ये पर्पज़ अगर इतना का पकड़ लिया तो धीरे-धीरे फिर पर्पज़ खुद ही दिखने लग जाते हैं, कुछ तो बड़ा हो। ये पर्पस एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है गुरुजी। और ये पर्पस है क्या और कैसे ढूंढे? यू नो एज अ, अगर मैं 20 साल की हूँ, 25 साल की हूँ, तो पर्पस ऑफ्टन होता है कि मुझे शादी करनी है, रिलेशनशिप चाहिए, हुँ, मुझे काम करना है, मेरे हुँ, को पैसा कमाना हुँ, है। जब आप 30 साल के होते हो तो होता है कि मेरे को बच्चे करने हैं, हुँ, 35 बच्चों को स्कूल डालना है। हुँ, तो हमारे टिपिकली ये जो पर्पस देखते हैं काफ़ी मटीरियलिस्टिक होते हैं हुँ। एंड वही आपको ड्राइव करते हो। जैसे ही आपका पर्पस मटीरियलिस्टिक होता है तो कहीं ना कहीं वो एक अटैचमेंट हो जाती है, नहीं होता है तो निराशा होती है। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग, एक नॉर्मल इंसान को जो गृहस्थ जीवन जी रहा है, आप कैसे अपने आप को डिटैच करो या कैसे ये पर्पस कैसे ढूंढें? पर्पस ढूँढना नहीं है, जो चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, चाहे वो किसी की थोड़े समय में पाई गई उपलब्धि, कोई सफलता, इन चीज़ों में ही अगर डिस्ट्रैक्शन हो रही है तो उसको हटाया जाए और अपने एक्चुअल बीइंग को पहचाना जाए कि मैं आया हूँ इस दुनिया में। हर इंसान मैक्सिमम मैंने देख लिया अब तक 100 साल से ऊपर कोई नहीं जा रहा, कोई अगर 2 अपवाद 1-2 लोग चले गए तो मत गिनिए। आयुर्वेद भी यही कहता है कि मतलब हम शतायु हों, हम शतायु जीवन जिएँ, है ना? तो कम से कम 100 साल का आप आइडिया लगा लो, अभी उतनी भी लोगों की उम्र नहीं रही। तो मैं जाने वाला हूँ यहाँ से। मैं जाने के बाद भी क्या यहाँ पर छोड़कर जा सकता हूँ? अपने बच्चों के लिए सिर्फ़ बैंक बैलेंस या गाड़ी या ऐसी चीज़ें, या फिर कुछ जो मेरे ब्लड रिलेशन में नहीं भी हैं, उनके लिए भी मैं कुछ ऐसा छोड़ के जाऊँ कि मेरा टाइम जीना, जीवन जीना वर्थ हो जाए। इतना ही अगर कोई पहचान ले, तो फिर वो उसके माइंड में कुछ चीज़ें तो वही करेगा, मैं भी वही कर रहा हूँ। आप देखें आयुर्वेद की फैक्ट्री है, आयुर्वेद का स्टोर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, या फिर मेरे पास भी वही सेम चीज़ें जो आप लोग करते हैं, वही सेम गाड़ी है ना? क्या फ़र्क है फिर? फ़र्क यही है कि मैं उसको एक अलग पर्पज़ में लगा के चल रहा हूँ। ये ठीक है, अगर ये है, तो इसका सदुपयोग मेरे उस अल्टीमेट गोल, जी। वो गुरु से भी मिल सकता है गोल। कई बार आप गुरु के प्रति समर्पित होते हैं, वहीं से आपको प्रेरणा हो जाती है अंदर से, होती है अंदर से ही है। गुरु भी अगर आपको कोई कहे कि ये काम करके आओ, तो आजकल 10 में से 9 चेले भाग जाएँगे, जी। जो समय चल रहा है। लेकिन अंदर से ही प्रेरणा वो करते हैं भाव रूप में, तो हम पता चल जाता है ये करना है। लाइफ़ का पर्पस धीरे-धीरे समझ में आता है। खूब करिए चीज़ों को, धीरे-धीरे पैसा भी अट्रैक्ट, कई लोग कहते हैं ना पैसा पर्पस होना चाहिए। अरे क्या जी। बोल रहा है ये, पैसा कुछ नहीं है। ये भी एक जो बूढ़े लोगों को बताने की चीज़ है कि पैसे का मोह छोड़ो। अगर मैं युवाओं को बोलूँगा जी। कि पैसे का मोह छोड़ो, तो ये संन्यास मार्ग की जो विद्या है, जो ज्ञान है, मैं बच्चों को दूँगा तो उनके ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारूँगा या उनके ही जड़ों में मैं खराब चीज़ डालूँगा, तो वो क्यों करूँ? युवाओं को यही कहूँगा कि खूब पैसा कमाओ, लेकिन वही बात है कि वो एक समय के बाद उसको उससे स्पार्क आना बंद होना है, इसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे चीज़ें, लोग इसीलिए तो आपने देखा बहुत बड़ा कोई अरबपति भी होता है, तो बाद में जाकर के वो सारी प्रॉपर्टी दान कर देता है। इसका मतलब उसको उसने उस चीज़ ने एक समय हाइट देख ली उसने। जी। जो व्यक्ति कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं इतना कमाऊँगा, उसने कमा के उससे डिटैच हुआ। इसका मतलब उसमें नहीं है। तो जिसमें है वो यही है कि औरों के लिए भी किया जाए। अगर मैं आध्यात्मिक शब्द यूज़ करूँ, परमात्मा शब्द यूज़ करूँ, बहुत सारे लोग इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएँगे, वो इससे एंगेज नहीं कर पाएँगे। एक रिसीविंग मोड होता है लाइफ़ का, वो रिसीविंग मोड में यदि नहीं है, वो कहेंगे ये क्या बोल रहा है? लेकिन इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहें कि आपको नेचर कुछ बड़ा दे, कुछ अच्छा दे, जो सबका जिसमें भला हो, जिससे दूसरों के आँसू पहुँच सकें, किसी के चेहरे पे आँसू नहीं पहुँचने तो मुस्कान ला सकें। जहाँ तक आप पहुँचे हैं, जो नहीं पहुँच पा रहे, उनको मदद करके वहाँ ले आएँ। यही होते पर्पस, अपने अंदर से आता है, फाइनल जवाब ये है, बाहर से कोई नहीं बताता। ब्यूटीफुल। एंड जो आपने बोला कि एक
युवा को तो शायद ज़रूरत है कि वो काम करे, हुँ, कार्य करे, पैसे हुँ, कमाए, अपनी फैमिली के लिए जी। करे और अगर हम उसे बोल दें कि नहीं आपको केवल देश सेवा या कुछ करना है तो वो एक डिस्कनेक्ट हो जाता है। हुँ, लेकिन जैसे आप ग्रो करते हैं तभी एक वो मोह चेंज होता है या अपनी रिक्वायरमेंट्स मीट हो जाती हैं तो यू कैन एक्चुअली गिव बैक एंड स्टार्ट कुछ लुकिंग चीज़ें पैसे आफ्टर। के साथ-साथ चलाई जा सकती हैं। अब जी, देश सेवा क्या नहीं हो सकती पैसे जी, के साथ-साथ? बिल्कुल हो सकती है। राष्ट्र के प्रति भावना ही तो रखनी है जी, कि मुझे सजग होकर जीना है, मेरा राष्ट्र विकसित हो, संपन्न हो, मेरा उसमें योगदान डले। इसमें विघ्न ना पड़े इसके संविधान में, इसके जो प्रतिष्ठित जो इसकी बाहर विदेशों तक भी जो इसकी गौरव है, उसमें कोई कमी ना आए। तो ये मानसिक सेवा होती है राष्ट्र की, ज़रूरी थोड़ी कि सुबह आपको ज झाड़ू लगाना है सड़क पे उतर कर के तभी द राष्ट्र सेवा होती है, ऐसा नहीं है। मैंने झाड़ू सड़कों पे नहीं भी लगाया, कभी लगाया भी होगा एक आध लेकिन मेरे मन में भावना है कि मेरा देश बेस्ट। एक रीढ़ की हड्डी उसकी मजबूत रहनी चाहिए, उसमें मेरा योगदान क्या डलता है वो मैं सोचूँ बस। यही सेवा है राष्ट्र की। गुरुजी आपने बोला एक सब ढूँढते हैं कि हमारे को गुरु मिले, एक हुँ, मेंटर मिले। हुँ, तो ये गुरु कैसे ढूँढते हैं और गुरु कैसे किसी को मिल सकता है जो हुँ, अपने लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं या स्पिरिचुअल पार्ट में जाने चाहते हैं? लोग ढूँढते हैं जैसे आप बोल रहे हैं आजकल इंटरनेट पे हज़ारों स्पिरिचुअल गुरुज़ हैं, सब लोग फॉलो करते हैं, सब लोग अलग-अलग प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। हुँ। लेकिन एक्चुअली कोई अपने गुरु को कैसे ढूँढ सकता है या ये भी एक नेचर का ही एक प्रोसेस है कि जब आप रेडी होंगे तभी आएगा? आपका क्या एक्सपीरियंस है बिल्कुल, इसमें? बहुत अच्छा आपने जो अंत में बोला कि नेचर का ही ये इसमें कोई योगदान है क्या? जी, बिल्कुल है। नेचर आपको समय-समय पे चीज़ों के लिए तैयार करती है, घड़ती है, कुछ आपके जीवन में से काट-छाँट करती है, आपको हल्का बनाती है और रिसीविंग मोड में लाती है। फिर आप चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं। गुरु जब से दुनिया बनी है, गुरु का मतलब है प्रकाश, तब से प्रकाश है। प्रकाश चाहे वो शब्दों का हो, ज्ञान का हो, वो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। अंधकार एक्ज़िस्ट करता है तो प्रकाश भी एक्ज़िस्ट करेगा। लेकिन वो समय-समय पर कुछ एनलाइटन्ड सोल्स के माध्यम से हमारे आस-पास होता ही है और कुछ जब हम वो चले भी जाएँगी सोल्स, तो कुछ आगे तैयार हो रही हैं। वो इर्द-गिर्द ही हैं हमारे, कम हो सकती हैं, लेकिन हमें खोजना नहीं है। ये कोई रिश्ता बनाने की बात नहीं चल रही कि फटाफट खोजा जाए और फटाफट एंगेज कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको बस समर्पित होना है इस भाव के लिए कि मुझे जो भी मेरे लिए अच्छा है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। मेरे को उससे चाहे कष्ट हो थोड़े समय के लिए, कोई मेरे जीवन में बदलाव होना है, उससे मुझे कष्ट हो सकता है, मैं लेकिन तैयार रहूँ। एक्सेप्ट करूँ और मैं बदलना भी चाहूँ, मेरे को घड़ रही है नेचर, तो मैं घड़ा जाऊँ, मैं उस चोट से डरूँ नहीं। तो आपको गुरु भी मिलते हैं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस कहूँ तो मैं भी बचपन में 7 वर्ष का था। जी, मैं एक ऐसी सोल के प्रति आकर्षित हुआ, मैं उस वक़्त नहीं जानता था ये गुरु-शिष्य क्या होता है, लेकिन मैं मुरीद हो गया। मैं बस प्यार में पड़ गया। जैसे वो युवा लोग कहते हैं ना बटरफ्लाइज़ जी, उड़ती हैं और आप एक एक ऐज में होते हैं जब तो आपको एक दूसरे जेंडर से अट्रैक्शन होता है, फिर आपको पता चल जाता है ये मेरा सोलमेट है। वो मेरे जीवन की घटना बचपन की है। 7 साल की। आई वाज़ ओनली 7 ईयर जी, जब मैंने अपने गुरु के शरण में मैंने देखा उनको। देखते ही मैं जान गया कि मुझे इनकी बात माननी है जी, या मुझे इनको सुनना है या मुझे उनके पास रहना है या मुझे उनको ही देखते रहना है, ऐसा। तो मैं बस वो चीज़ को स धीरे-धीरे मेरे को नहीं पता था ये क्या होता है। आई वाज़ टू यंग कि मैं इस चीज़ को समझ पाऊँ। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो मेरे को उसी समर्पण में जो मेरे अंदर जगा उस वो जो एक प्यार जगा, जो पुराने संस्कार होंगे, तो जी। उसके बाद फिर वो मुझे घड़ते गए, जीवन को दिशा देते गए। फिर वो जब मेरा उनके साथ वो शरीर में नहीं है लेकिन आखिरी संवाद हुआ वो यही कह रहे थे कि जाओ, जो भी तुम्हारे मन में संकल्प है करो इसको आप। तो ये नेचर कर देती है। किसी को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस रिसीविंग मोड में आओ। यही है इसका उत्तर। आपने सीक्रेट्स की बात बोली थी, अगर कुछ सीक्रेट्स हैं जो हमारे व्यूअर्स आप सोचते हैं कि उन्हें अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना चाहिए, तो आप क्या वो 2 या 3 सीक्रेट्स हैं जो सबको अडॉप्ट करनी चाहिए?
सीक्रेट्स की अगर बात करें तो पहला सीक्रेट मैं ऑलरेडी इस पॉडकास्ट में दे चुका हूँ, बैलेंस। जी। भगवान श्री कृष्ण की पूरी गीता का यदि आप एक शब्द में अगर समझना चाहें तो वो यही कहते, समत्वम योग उच्यते। बैलेंस में रहिए। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप। अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। तो बैलेंस लाइफ में लाइए हर जगह पे। कभी आपको लगे कि बैलेंस लाएंगे तो फिर हम जुनून से एक ही जिद पकड़ के काम करके सफलता कैसे प्राप्त कर पाएंगे, वो भी एक अलग फेस होता है लाइफ का। जब तक उस फेज में आप नहीं पहुंच गए, उस फेज में पहुंचेंगे तो बहुत सारी चीजें अपने आप ही कट ऑफ हो जाएंगे जीवन से। जी। आपको पता चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन अगर जब तक वो फेज नहीं आता है तो हर किसी को बैलेंस में जीना चाहिए। लिमिटेड खाना, ना अति ना कम। सीमित सोना, ना अति ना कम। हर जगह मैंने पहले ही बोल दिया आपको, बैलेंस। तो ये पहला सीक्रेट है। और दूसरा सीक्रेट है जो है, आप हर चीज को नहीं कर सकते। तो अपना पर्पस ढूंढ लें। वाई आई एम हियर, मैं यहाँ क्यों हूँ। तो एक जर्नी तभी स्टार्ट होती है जब हम अपने अंदर खोज पैदा करें। तो क्यूरियस रहें जीवन के प्रति। मैंने जान लिया है, मैं कई लोगों के पास बैठता हूँ, अरे मुझे पता है आप आयुर्वेद करते हैं ना, ओ मैंने करके छोड़ दिया है, बड़ा किया मैंने। अच्छा ठीक है, योग भी बहुत कराया, मेरे तो ये सब आपके जो आजकल है ना, सब मेरे चेले हैं। अच्छा ठीक है जी, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मैं तो इतना बिजनेस किया, ये किया, सब पता है मुझे। ऐसे उनके थॉट्स जी। होते हैं, विचार होते हैं। आप उनसे महसूस करते हैं कि ये कुछ भी नहीं सुनेंगे। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप क्यूरियस रहिए आने वाले कल के लिए, जिसको कह सकते हैं कि मैं उत्साह से, उमंग से और रिसीविंग मोड में, जी। मैं हर आने वाले कल या आने वाले पल के लिए ओपन रहूं। क्लोज्ड ना रहें, ओपन रहें। एक बैलेंस में रहें, एक ओपन रहें। और जहां आपको लगता है कि ये चीज़ आपको हार्म कर सकती है, वहां अपने आप को समेटें भी, जी। क्लोज कर लें, बस। ब्यूटीफुल। आई थिंक ये इतनी इम्पोर्टेंट फीलिंग्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं डेफिनेटली मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक रिसीविंग इन्वायरमेंट में रहें, अपने आप को एक रिसीवर बनाएं, बिकॉज जब तक हम रिसीव नहीं करेंगे तो इट डजेंट मैटर कि आपके अराउंड क्या चल रहा है, आप एक्चुअली कुछ बिल्कुल। सीखेंगे नहीं, आप बढ़ेंगे नहीं। हम्म। गुरुजी, आजकल किसी के साथ कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, तो वो बोलते हैं नज़र लग जाएगी। हम्म। एक वो ब्लू कलर का बिंदु होता है काले रंग का, तो इंस्टाग्राम पे हम वो ब्लू कलर का बिंदु भी लगा देते हैं। हम्म। आपका क्या इंटरप्रिटेशन है जब कोई बोलता है कि नज़र लग जाएगा? ये एक्चुअली रियलिटी है या एक भ्रम है? लोगों को पता ही नहीं है नज़र लगना है क्या। वो बोलते हैं और दूसरा व्यक्ति उसको लॉजिकली एक्सेप्ट नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता। तो वो कहता है, अरे ये ऐसा होता है, ये होता नहीं है, क्या आप पढ़े हैं। बेसिकली हम ऊर्जा के पिंड हैं। और अगर हमारी ऊर्जा में कोई ऐसा विघ्न जो कि किसी और की ऊर्जा, जो हम, जैसे मैं पॉजिटिव हूँ, मैं उत्साह से भरा हूँ, लेकिन अगर मेरे को आकर के एक एम मौके पर, जहाँ पे कोई व्यक्ति आके बोल दे ये नहीं होगा, इसमें नुकसान है, इसमें आप असफल हो जाएंगे, तो वो मेरी ऊर्जा जो थी उसको इंटरप्ट कर गया ना, जी। जाने अनजाने में। तो ये इंटरप्शन ऑफ एनर्जी है। ये हमारे ओरा को कोई व्यक्ति ब्रेक कर देता है, जी। हार्म कर देता है। तो उसी को हम बोल देते हैं कि नज़र है। और इसमें वो और गहरे जाते जाएं, अब मैं इसका विज्ञानी नहीं हूँ नज़र का, लेकिन अगर आप गहरे में जाएंगे तो आपको बहुत लॉजिकल कन्विंसिंग चीज़ें मिलेंगी। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई किसी ने देखा और नज़र लग गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ चीज़ें आपको नहीं भी जाहिर करनी है। महर्षि हमारे जो चाणक्य हुए हैं, आचार्य चाणक्य, तो आचार्य चाणक्य ने भी बताया इन चीज़ों को जाहिर करो, इन चीज़ों को गुप्त रखो। भोजन गुप्त रखो, अपना भजन गुप्त रखो, हमारे संत लोग बताते हैं। जी। आप अपने संबंधों को, निकट संबंधों को गुप्त रखो। उसके कारण है, कारण कुछ भी हो, आप उसको नज़र कह लें, कुछ कह लें, लेकिन कुछ लिमिट्स तो हैं ना। जी। कुछ चीज़ों को अगर आपको समझ में आ जाए, क्या जाहिर करना है, क्या गुप्त रखना है, तो फिर आपके लिए कोई डरने जैसी चीज़ नहीं कि नज़र लग गई, ये हो गया, वो हो गया। आपको अगर समझ आ गया तो बस आप समझ लीजिए कि आपने पा लिया।
बट आपकी एनर्जी और आपकी ऊर्जा इम्पोर्टेंट है, उसको प्रोटेक्ट करना आई थिंक एट हमारा द एंड धर्म है। धर्म है, आपका अपना काम बिल्कुल, है। कोई ओवर आपको डिमोटिवेट कर रहा है, तो वो एक तरह से आपके ऑरा को खराब कर रहा है। ऐसे कई लोग मेंटली ऐसी वाइब्स क्रिएट कर देते हैं, आपको बोलते कुछ नहीं है, लेकिन इतना आपके प्रति वो द्वेष, ईर्षा आपके प्रति उससे भरे होते हैं कि अगर वो आपके आसपास हैं, तो आपको वो डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये इसको अब इस सेंस में ले लें चाहे नज़र, लेकिन लॉजिकली यदि समझेंगे तो फिर आपको मज़ा आएगा उसको करने में भी। समझने में और अदरवाइज़ फिर नज़र नज़र ऐसे तो फिर अगर ऐसे ही ले लूँ तो भगवान कृष्ण की बाल कथा में भी आता है कि माँ उनकी नज़र उतार रही है, पूँछ का झाड़ा कर रही है, कुछ ना कुछ रहा होगा उसमें। अब वो किस सेंस में करते थे मैं उसमें नहीं जाता, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आप कुछ चीज़ें नज़र में लाइए, कुछ चीज़ें नज़र में ना लाइए लोगों के। क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएँ होती हैं खगोलीय, जब हमारी धरती के पास कोई ऐसे ग्रह नज़दीक आ जाते हैं या कुछ दूर चले जाते हैं धरती से। जैसे एक उदाहरण देके बताता हूँ, अगस्त्य नाम का एक बहुत बड़ा प्लेनेट है, तारा है। कोई 9 ग्रह में नहीं आता, लेकिन अगस्त्य तारा आप पढ़ेंगी, अगर रिसर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो वो जब नज़दीक आता है धरती के, तो नदियों के जल में अमृतत्व आ जाता है। और जब वो दूर चले जाता है, वापस नॉर्मल हो जाते हैं जल। इसका इम्पैक्ट आता है। ये सिर्फ हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहा, ये प्रमाणित है। जी अब कुंभ लगता है, कुंभ में भी कुछ खगोलीय घटनाएँ घटती हैं, जिस समय बहुत ज़्यादा नदियों का जो जल है, वो एनरिच्ड माना जाता है। तो इस चीज़ को यदि कोई और गहराई में मैं बोलूँ तो बोलता जाऊँ चाहे कि भई इस चंद्र का भी प्रभाव, चंद्र से ही रस आता है फलों में। सूर्य से रंग आता है, जी तो आता है ना, हर किसी चीज़ की अपनी एनर्जी है। मंगल ग्रह धरती के पास आ जाता है तो लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, युद्ध होने लग जाते हैं। थोड़ा दूर जाता है तो लोग कहते हैं कि हमें थोड़ा समझ जाना चाहिए, हम बैठकर बात करते हैं। तो वो सारी एनर्जीज़ हमें अलग-अलग प्लैनेट्स की हमारे प्लैनेटरी लेवल पे वर्क करती ही रहती है। जी तो कोई भी वायरसेस, कोई भी बैक्टीरिया ना ख़त्म हुआ, ना हम जब नहीं भी थे और नहीं रहेंगे, तब भी रहेंगे। हमें बस उसका पता चल गया और कोई ऐसा प्लैनेट धरती से दूर चला गया कोई, तो उसकी एनर्जी जब कम हो गई, तो सारे लोगों को एक प्रकार का रोग उस वायरस ने पकड़ लिया। तो ये होता ही रहेगा समय-समय पर। अपनी इम्यूनिटी मजबूत रखें, गिलोय का सेवन करें, बेवज़ह मुँह से थूकें नहीं, उससे भी ऊर्जा का ह्रास होता है। बेवज़ह ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट ना करें अपने आप को, मतलब कि बहुत ज़्यादा खा लिया, बहुत ज़्यादा भूखे रह रहे हैं, वही एक्सट्रीम। जी और बहुत ज़्यादा कृत्रिम जीवन ना जिएँ, कि आप बंद कमरों में ही बंद हैं। आप देखिए जिन बच्चों को मिट्टी में छोड़ देते हैं, खेल रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा डेवलप हो रही है। जी और आप अगर कहें कि मैं मास्क लगा करके और थोड़ा सैनिटाइज़ करके अगर पूरी तरह से वायरस से बच जाऊँगा, ये बिल्कुल अधूरी बात है। पॉसिबल नहीं है, जो ज़्यादा प्रोटेक्टेड थे वो ज़्यादा बीमार ज़्यादा पड़। बीमार हुए जी और वो मतलब डर से ही कई लोग मर गए। जी डरे नहीं, डर का हल है उसको फेस करना। आप कभी भी कई एक समय था जब डेंगू से लोग डर गए थे। बहुत डर गए थे जब थोड़ा नया प्रचलन में एंड आया। आई रिमेंबर विंटर्स में मानसून के टाइम डेंगू, पे डेंगी फिर जो भी स्कूल आप बंद कहें। हो गए थे कि हाँ, डेंगू का अब प्रचलन हो धीरे-धीरे रहा है। उसकी समझ पैदा हुई, पता चला अरे कोई बात नहीं है, ऐसे इलाज होता है इसका। तो आप बिल्कुल ना डरें, बहुत सारे वैद्य, बहुत सारे डॉक्टर्स इस पे काम कर रहे हैं, बस आप अपनी इम्यूनिटी बरकरार रखें। और कोई भी परिस्थिति आने आने की हो जाए, तैयार रहें उसके लिए, पर डरें नहीं, फेस करें, चीज़ों को समझें, समझ कर चलेंगे तो मज़ा आएगा। इसको एंजॉय करना वायरसेस सीखें। हमारे को नेचर से ही मिले हैं, आस-पास ही रहते हैं, हर जगह होते हैं और आते-जाते रहते हैं, बॉडी इम्यून होती रहती है उसके प्रति। तो ज़्यादा बचने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को मजबूत बनाइए लड़ने के लिए। सो थैंक यू सो मच गुरुजी। मैंने बहुत बहुत सीखा एंड इतनी सारी लर्निंग्स हैं जो डेफिनेटली मैं अपनी फैमिली में अपने बच्चों के साथ एंड इट्स माय ऑनर कि आई हैव बीन एबल टू शेयर इट विद आवर व्यूअर्स मुझे भी टुडे। आपसे मिलकर और बातचीत कर आपकी सरलता और आपकी मिठास भरी वाणी से बहुत मैं खुश महसूस कर रहा हूँ। अपने आप को मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि एक अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे आया और मैंने मेरे माध्यम से, मेरे निमित्त से कुछ लोगों का भला यदि हो सके और आपने उस एक इनिशिएटिव को लिया, है ना? जी वो मेरे लिए बहुत प्रेरणा करने वाला एक मैं चीज़ लेकर के जा रहा हूँ।
पर्सनली बहुत अच्छा लगा मुझे। आपने बड़े मेरा स्वभाव है आराम से धीरे-धीरे बोलना और आपने उसको कॉम्प्लीमेंट किया। आपकी जो आवाज़ थी वो भी एकदम बड़ी शांत थी। कई लोग होते हैं ना, आज का सनसनी वो कुछ नहीं था। मेरे को तो इतना मेरे अच्छा लिए कंफर्टेबल था। जी, नहीं बहुत अच्छा लगा।